हेलो एवरीवन। सो गाइस हम आज करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड इस कंजर्वेशन चैप्टर। छोटा सा चैप्टर है बट दो सवाल आपके नीट एग्जाम में आते हैं, तो चलो फटाफट इसको निपटा देते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। तो अर्थ में जितने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भांति भांति या वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको अगर मिला दें तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स टू बायोम, है ना। तो ऑर्गेनिजम्स बना, उसके बाद पॉपुलेशन हुआ, कम्युनिटी हुआ, फिर इकोसिस्टम हुआ, फिर उसके बाद बायोम हुआ और फिर जाके बायोस्फीयर आता है। ठीक है। टर्म बायोडाइवर्सिटी, एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एडवर्ड विल्सन। इन्होंने पॉपुलराइज किया था। तो किसने दिया टर्म बायोडाइवर्सिटी? टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। इस पे सवाल भी आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट के नाम अलग से एक जगह रख लोगे तो तुम्हारे लिए बड़ा भला होगा। वैसे फंडा बॉक्स में हमने सारे साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं आपके, है ना। लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो तीन तरह के लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। एक है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा है आपका इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या हुआ बेटा? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ कि एक ही सिंगल स्पीसीज अलग अलग तरह का ट्रेट शो कर रहा है ऑन अ जेनेटिक लेवल। जैसे कि एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका नाम है रॉ वुल्फिया वोमिटोरिया, ठीक है। ये केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रिजरपाइन। अब डिपेंड करेगा कि कहाँ से वो रॉ विल्फिया वोमिटोरिया मिल रहा है और उसमें कितना पोटेंसी है उसके उस केमिकल में, मतलब कितना फ़ायदा कर रहा है वो दवाई के फॉर्म में, कितना दवाई उससे निकल रहा है। तो मतलब एक ही प्लांट है बट जहाँ जहाँ उसका अलग अलग ट्रेट मिल रहा है तो उसके हिसाब से उसका पोटेंसी पोटेंसी मतलब कितना काम का है और कंसंट्रेशन दोनों अलग अलग हो रहा है। तो इस तरह को हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। सेम तुमको देखने को मिलेगा कि 50,000 डिफरेंट वैरायटी ऑफ राइस है और 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो। अब देखो, आज तक बहुत ज़्यादा डेटा पे सवाल नहीं आया है बट इस चैप्टर में डेटा ज़्यादा है। बट हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम इस डेटा को भी दो तीन बार रिकॉल कर लेंगे ताकि ऑप्शन एलिमिनेट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है। तो 50,000 स्ट्रेन ऑफ राइस है और 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो है। ठीक है। स्पीसी डाइवर्सिटी की बात करें तो क्या भैया, स्पीसीज लेवल पे भी डाइवर्सिटी हो रहा है। अभी तो जेनेटिक लेवल पे मतलब विद इन अ स्पीसीज डाइवर्सिटी देखे, अब स्पीसी लेवल पे डाइवर्सिटी देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब तुम वेस्टर्न घाट में देखोगे तो वेस्टर्न घाट में तुमको एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा दिखेगी एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ऐसा क्यों होता है? वेस्टर्न घाट देखो, महाराष्ट्र वाला साइड जो है वेस्टर्न घाट है और उड़ीसा वाले साइड से जो है वो ईस्टर्न घाट है। तो ईस्टर्न घाट में बारिश कम होती है, बारिश कम होगी तो पानी कम होगा, पानी कम होगा तो एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होगी। वेस्टर्न घाट में पानी ज़्यादा है तो स्पीसी डाइवर्सिटी तुम्हारी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे। तीसरा डाइवर्सिटी होता है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कि इकोसिस्टम के लेवल पे अगर डाइवर्सिटी है, ठीक है, कि कुछ रेगिस्तान में हो डाइवर्सिटी होगा, कुछ कहीं और होगा, तो उस तरह के लेवल पे जो डाइवर्सिटी है तो उसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे डेजर्ट देख लो, रेन फॉरेस्ट देख लो, मैनग्रूव्स देख लो, कोरल रूफ देख लो, वेटलैंड देख लो, इश्चरीज, इश्चरीज बैक वाटर्स होते हैं, ठीक है। एल्पाइन मिडोज, एल्पाइन मिडो जहाँ बर्फ के नीचे वाला जो रीजन होता है उसको एल्पाइन मिडो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह का इकोसिस्टम देखते हैं, ठीक है। अब तुम जैसे इंडिया ऐसा कंट्री देखो तो इंडिया में तुमको क्या दिखेगा? पहाड़ भी दिख जाएगा, समंदर भी दिख जाएगा, वेटलैंड भी दिख जाएगा, जंगल भी दिख जाएगा, मार्शी एरिया भी दिख जाएगा, डेजर्ट भी दिख जाएगा, है ना। बट वही अगर एक स्कैंडिनेवियन कंट्री में चले जाओ, जैसे अभी मैं हूँ यहाँ पे यूरोप में, अब यहाँ क्या है? यहाँ तुमको सिर्फ पहाड़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वही वाली है स्कैंडिनेवियन कंट्री, जैसे नॉर्वे में चले जाओ तो नॉर्वे में क्या है भाई? सिर्फ जहाँ भी देखोगे पहाड़ बर्फ दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब डाइवर्सिटी इकोलॉजी का कम हुआ है, एक ही तरह का जगह है। बट अगर तुम इंडिया ऐसी कंट्री देखते हो तो वहाँ पे क्या है? तुमको अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तीन तरह का डाइवर्सिटी हुआ। क्या? पहला जेनेटिक लेवल पे डाइवर्सिटी, दूसरा स्पीसी लेवल पे डाइवर्सिटी और तीसरा इकोलॉजिकल लेवल पे डाइवर्सिटी, ठीक है। सवाल कहाँ से आता है? रिजर्वाइन वाले पे सवाल आ जाता है। जो लाइन मैंने बताया, वेस्टर्न घाट हैज मोर एम्फीबियन स्पीसी डाइवर्सिटी, इस पर सवाल आ जाता है। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इंडिया ऐसी कंट्री में ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होता है, ठीक। कितना स्पीसीज है पे देखो, इस डेटा पे सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। देखो यहाँ पे
लेबलिंग का भी सवाल एक बार पूछा गया है, और रॉबर्ट मे का भी जो डेटा का सवाल है उससे पूछा गया। तो क्या सर, अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अगेन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है सर। क्या है सर यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला है कि IUCN के हिसाब से 1.5 मिलियन स्पीसीज ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी है, ठीक है। बट रॉबर्ट मे का अगर मैं एस्टिमेट मानूं, साइंटिस्ट है अगेन रॉबर्ट मे, तो उनके हिसाब से लगभग 7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे है, 7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक बात इन्होंने ये भी बोला कि ही कंसिडर द स्पीसीज टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स, ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। तो दोनों बात बोल दिया। सवाल कहाँ पे आया, सवाल इस बात पे आया है कि रॉबर्ट मैंने बोला कि अर्थ पे कितना स्पीसीज है, अर्थ पे 7 मिलियन है, उस 7 मिलियन से सिर्फ 1.5 मिलियन ही अभी डिस्कवर हुआ, अभी और स्पीसीज डिस्कवर होनी बाकी है, ठीक है। तीसरी पॉइंट क्या है सर, एनिमल्स आर मोर डाइवर्स अबव 70% देन प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांट एंड फंगाई, ठीक है। तो 70% जो है वो क्या है भैया, आपका एनिमल है, ठीक है। एनिमल में टोटल में से उसका 70% जो है इंसेक्ट है। सबसे ज्यादा लार्जेस्ट फाइल हम किसको बोलते थे, हम आर्थ्रोपोडा को बोलते थे। तो सबसे ज्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी कौन है, इंसेक्ट का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो लगभग सबसे ज्यादा जो स्पीसी डाइवर्सिटी क्या है, दैट इज इंसेक्ट। सेकंड की बात करेंगे तो सर क्या होगा, सेकंड नंबर पे कौन सी स्पीसी डाइवर्सिटी होगी, दैट इज मोलस्का, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्रस्टेशियंस वगैरह आता है, ठीक। ये इनवर्टिब्रेट्स के केस में, ये इनवर्टिब्रेट्स के केस में, ठीक है सर। अगर वही हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा क्या है सर, फिश, ठीक है सर। उसके बाद बर्ड्स होंगे और रेप्टाइल्स होंगे, ठीक है। और फिर मैमल्स और एम्फीबियंस होंगे। एम्फीबियंस की स्पीसी डाइवर्सिटी थोड़ी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक। प्लांट्स के केस में बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म और फंगाई की स्पीसी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद आपको एल्गे मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आपको बाकी चीज़ें देखने को मिलती है। तो लेबलिंग ध्यान रखिएगा, लेबलिंग पे सवाल आ सकता है, बाकी और कोई सवाल नहीं आएगा। डेटा नहीं लिखा है तो उस पर सवाल नहीं आएगा, जो सवाल आएगा वो लेबलिंग पे आएगा। जैसे इसके लेबलिंग पे सवाल आता है कि इंसेक्ट कहाँ पे यहाँ पे मार्क्ड है, ठीक। तो ये तुम्हारा डेटा डेटा की बात करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट बोला है, नंबर ऑफ फंगाई स्पीसीज इज मोर देन द कंबाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑल वर्टिब्रेट स्पीसीज। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो फंगाई की आबादी सब वर्टिब्रेट्स को मिला दोगे तो उससे ज़्यादा है, ठीक है सर। आइए, रिप्रेजेंटिंग ग्लोबल डाइवर्सिटी प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टैक्सोस प्लांट इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट। तो देखो भैया क्या क्या है, तो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड एरिया, एरिया तो कम है इंडिया का, ठीक है। बट 8.1% ऑफ स्पीसी डाइवर्सिटी, बट क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में हम पाए जाते हैं इसलिए हमारी जो स्पीसी डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटीज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब डाइवर्सिटी कंट्री ऐसा है जहाँ पे स्पीसी डाइवर्सिटी ज़्यादा हो, ठीक है। नियरली 45,000 प्लांट स्पीसीज एंड ट्वाइस एज मेनी एनिमल स्पीसीज हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। तो सोच लो कितना ज़्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी इंडिया के पास है, ठीक है। इसी पे अगर अप्लाई करें मे का ग्लोबल एस्टीमेट, जो उसने बोला था डिस्कवर्ड कितना था 1.5 मिलियन, मैंने बोला 7 मिलियन स्पीसीज है, तो 22% ही हुआ। तो मतलब अभी जो इंडिया में भी जो डिस्कवर हुआ होगा 22% ही हुआ होगा। तो इससे ये कह सकते हैं कि इंडिया वुड हैव मोर देन 1 लाख स्पीसीज एंड 3 लाख एनिमल स्पीसीज। तो लगभग इंडिया के पास अभी तो दिख हमको क्या रहा है, 45,000 प्लांट दिख रहा है, 90,000 एनिमल दिख रहा है। बट हो सकता है
कि इंडिया के पास 1 लाख से ज़्यादा प्लांट स्पीसीज हो और 3 लाख से ज़्यादा एनिमल स्पीसीज हो। तो मतलब अभी ये डिस्कवर होना बाकी रह गया है, ठीक है। बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द टोटल नंबर ऑफ प्रोकैरियोट स्पीसीज। क्यों भैया? क्योंकि प्रोकैरियोट्स को एक तो ढूंढना डिफिकल्ट है, दूसरा कन्वेंशनल जो टैक्सोनॉमिकल मेथड है ये प्रोकैरियोट्स पे काम नहीं करता, ठीक है। प्लस बहुत स्पीसीज जो है वो लेबोरेटरी में कल्चर भी नहीं पाता, इसलिए प्रोकैरियोट्स को हटा के हम बात करते हैं, ठीक है। हम जो भी बात कर रहे हैं वो यूकैरियोट्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है सर। आइए आगे, अब आते हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कैसे आपको बायोडाइवर्सिटी पैटर्न देखने को मिलता है। सबसे पहले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। अब देखो इस पे इंपॉर्टेंट बात है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मतलब क्या हुआ? लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज देखो जहाँ पे मैं हूँ वो इंडिया से 3.5 घंटा पहले चल रहा है। मतलब अभी इंडिया में अगर मान लो कि 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे लगभग 8:30 के आसपास बज रहा होगा, ठीक है। तो देखो, तो क्या है भैया, यहाँ पे ऐसे सेंटर में ये इक्वेटर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन लगा दो, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये है 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ में। नीचे की तरफ यहाँ लगा दो तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ आ जाओगे तो ये तुम्हारा हो गया आर्टिक सर्कल, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये नीचे वाला जो आ गया ये तुम्हारा एंटार्क्टिक सर्कल है, इसको पकड़ लो 66.5 डिग्री साउथ, है ना, ठीक है सर। तो क्या बोला मैंने तुमको? इसको बोला मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। और इसको मैंने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये दोनों अगर मिलाते हैं, लेट्स से इसको पूरा मिला दोगे तो ये तुम्हारा बन गया ट्रॉपिकल रीजन पूरा, है ना। हम लोग एक ट्रॉपिकल कंट्री, तो मेजॉरिटी पार्ट जो हमारा है वो ट्रॉपिकल रीजन में ही आता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाला बात करेंगे, इसको हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। जो अभी मैं जिस कंट्री में हूँ ये टेम्परेट रीजन में आता है ना? पूरा यूरोप जो है वो टेम्परेट रीजन में आता है, तो यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद एक रीजन होता है जिसको हम कहते हैं आर्टिक सर्किल, ये ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्किल। नीचे वाला है जिसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्किल। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पर्मा फ्रॉस्ट है, मतलब हमेशा तुमको बर्फ ही देखने को मिलेगा। तो ये वाला तुम्हारा आर्टिक सर्किल हो गया और ये वाला तुम्हारा एंटार्क्टिक सर्किल हो गया। ये टेम्परेट रीजन, ये वाला भी टेम्परेट रीजन, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा जो आ गया ये तुम्हारा ट्रॉपिक हो गया, ठीक है। तो जनरली आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी ट्रॉपिक में सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, और टेम्परेट में कम, आर्टिक सर्किल में ऐसे कम, ठीक है। तो जैसे ही हम टुवर्ड्स पोल जाएंगे, इधर की तरफ या इधर टुवर्ड्स पोल जाएंगे, दोनों में से किसी की तरफ पोल जाएंगे, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए इंडिया में तुमको ज़्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी को देखने को मिलता है, क्योंकि हम ट्रॉपिक में हैं, और बाकी देशों में तुमको कम स्पीसी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो यही बात यहाँ पे कर लो। तो स्पीसी डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल। तो हम जैसे पोल की तरफ मूव करते हैं मेरा स्पीसी डाइवर्सिटी डिक्रीज करता है। ट्रॉपिक्स क्या है सर? लैटिट्यूड 35 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ हैव मोर स्पीसीज देन टेम्परेट ऑफ पोलर रीजन, ठीक है। कैसे भैया? तुम देखो, तो नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज, कोलंबिया इक्वेटर के पास है 1400 स्पीसीज, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में 1200 स्पीसीज, न्यूयॉर्क टेम्परेट रीजन में 105 स्पीसीज, और ग्रीनलैंड थोड़ा और ऊपर चला जाता है तो 56 स्पीसीज है। तो तुमको दिख रहा है और क्या
जैसे जैसे आप ट्रॉपिक से दूर जाते जा रहे हैं आपका जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कम होता जा रहा है। तो ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट हो गया। ठीक, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लाइक इक्वाडोर हैज अप टू 10 टाइम्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट स्पीसीज एज कंपेयर टू एज अ टेम्परेट फॉरेस्ट लाइक मिड वेस्ट ऑफ यूएसए। तो भाई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट लगभग क्या क्या है देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट अकेले, 3,000 स्पीसीज ऑफ मछली, 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 427 स्पीसीज ऑफ मैमल, 427 स्पीसीज ऑफ एम्फीबियंस एंड 378 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल। अब इसमें तुमको लेबल करने आ सकता है कि पहले प्लांट हो गया सबसे ज़्यादा, ठीक है, प्लांट के बाद क्या दिख रहा है तुमको, बर्ड दिख रहा है, बर्ड के बाद क्या दिख रहा है तुमको, फिश दिख रहा है, फिश के बाद क्या दिख रहा है तुमको, मैमल्स और एम्फीबियन, और उसके बाद तुमको दिख रहा है रेप्टाइल। रेप्टाइल क्यों कम है, सूखा जगह है तो वहाँ पे, इसलिए रेप्टाइल कम। ठीक है, और लगभग 1,25,000 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट। देखो इस डेटा पे सवाल आया हुआ है तो इस तरह का सवाल आ सकता है। ठीक है सर, बहुत अच्छा। बायोडाइवर्सिटी इज हाईएस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन, क्यों, क्योंकि टॉपिक हैज मोर इवोल्यूशनरी टाइम। याद रखना स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जहां जहां बर्फ कम गिरा है या ग्लेशिएशन कम था तो वहां स्पीसीज ज़्यादा बढ़ने का चांस रहा, तो वहां स्पीसी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिला। तो ट्रॉपिक है मोर इवोल्यूशनरी टाइम। ठीक है, रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट है, लेस सीजनल वेरिएशन है, और सोलर एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, क्यों, सन के पास। तो इसी कारण से ट्रॉपिक के पास स्पीसी डाइवर्सिटी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक स्टडी है हुआ था जिसका नाम था साइंटिस्ट का एलेक्जेंडर वॉन हम्फोर्ड। कहाँ पे इन्होंने पढ़ा, इन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल में पढ़ाई की और उसने देखा कि स्पीसीज रिचनेस जैसे जैसे एक्सप्लोर्ड एरिया हम बढ़ाते जाते हैं या एरिया हम बढ़ाते जाते हैं स्पीसीज रिचनेस बढ़ता जाता है, बट एक लिमिट के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि देखो, तो अगर मान लो कि मैं ग्राफ बनाऊं स्पीसीज रिचनेस पे इधर और इधर एरिया पे, तो जैसे जैसे मैं जगह एक्सप्लोर करते जा रहा हूँ तो शुरू में क्या होगा, जैसे जगह बढ़ाऊंगा स्पीसीज रिचनेस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, स्पीसीज रिचनेस कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्पीसीज रिचनेस क्या है, जैसे जैसे जगह बढ़ा रहा है बढ़ता जा रहा है और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये कांस्टेंट होता जा रहा है। तो ये स्पीसीज रिचनेस है और ये एरिया है। ठीक है, अगर तुम स्पीसीज रिचनेस को एस से डिनोट करो, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस को एस से डिनोट करो, ठीक है, तो एरिया को 8 से डिनोट करो, तो स्पीसीज रिचनेस इज इक्वल टू, स्पीसीज रिचनेस इज इक्वल टू क्या, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। सी ए टू द पावर जेड क्या है, सी ए टू द पावर जेड। जेड क्या है सर, इसका स्लोप है। स्लोप समझते हो क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, है दो पॉइंट लेके जो सीधा लाइन खींचते हैं तो उसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, तो स्पीसीज रिचनेस का काम का चीज़ क्या है सर, एस इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, तो देखो, तो ऑन अ इंपॉर्टेंट चीज कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड गिवन एरिया के बीच में क्या है, इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस पे भी सवाल आया है, तो कैसा ग्राफ बन रहा है, स्पीसीज रिचनेस और गिवन एरिया के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ऑन अ लोगैरिथम स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर लॉग स्केल पे देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये वाला लॉग स्केल ये वाला है ना, तो यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रेट लाइन है, और ऐसे देखोगे स्पीसीज रिचनेस वर्सेस एरिया का ग्राफ तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दोनों टर्म याद रखो। ठीक है, अच्छा, तो z जो है इसको लाइन ऑफ रिग्रेशन या स्लोप कहते हैं। ये z का वैल्यू बदलते रहता है, तो छोटे एरिया के लिए जो z का वैल्यू है वो 0.1 से 0.2 है, लार्ज एरिया के लिए z का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है,
तो 0.6 से 1.2 तक भी जा सकता है, ठीक है। फ्रूगीवोर बर्ड्स और मैमल्स, जेड का वैल्यू 1.15 है। बाकी सब पे भी आता है सवाल, सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है वो फ्रूगीवोर्स पे आता है, ठीक है। तो फ्रूगीवोर्स बर्ड मतलब फ्रूट खाने वाली बर्ड्स में जो जेड का वैल्यू है वो 1.15 है, ठीक है। काम की चीज़ फिर से हम बता देते हैं। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया, क्या बोला कि जैसे जैसे हम डाइवर्सिटी मतलब एक्सप्लोर्ड एरिया बढ़ाते हैं, स्पीसीज रिलेशनशिप बढ़ता है एक पॉइंट तक, ठीक है। क्या फॉर्मूला बताया सर, S इज इक्वल टू CA⁴Z, ठीक है। ग्राफ क्या है, रेक्टेंगल हाइपरबोला है, बट इसका लॉग स्केल पे देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। Z का वैल्यू छोटे जगह के लिए 0.1 से 0.2 वेरी करता है, बट जैसे ही तुम बड़े कॉन्टिनेंट्स में चले जाते हो तो Z का वैल्यू 0.6 से 1.2 पे वेरी करता है। फ्रूगीवोर वर्ड का Z का वैल्यू तुम्हारा 1.15 है, क्लियर, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसी डाइवर्सिटी, क्यों स्पीसी डाइवर्सिटी ज़रूरी है। तो हमारे टिल्लू चाचा एक साइंटिस्ट है, देखो सारे साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, तो डेविड टिलमैन ने क्या बोला कि इसने बोला कि अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अगर अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, अब मैं समझाऊंगा इसका, डाइवर्सिटी ज़्यादा है तो जो हमारा ईयर ऑन ईयर वेरिएशन इन बायोमास क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा ये कम, अब समझो। देखो वेरिएशन कम होगा क्यों, ये समझो। मान लो कि तुम्हारे घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, ठीक है। तो मान लो कोई एक इंसान बीमार भी पड़ गया तो एक इंसान ओवर टाइम काम कर लेगा, मोर और लेस तुम्हारे घर की कमाई होती रहेगी। बट तुम्हारे घर में एक पापा ही तुम्हारे कमाने वाले हैं, तो क्या होगा, उनकी तबीयत खराब हो गई या कुछ हो ऐसा हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला ही नहीं बचेगा, तो तुम्हारा इनकम कम हो गया। तो वैसे ही कि अगर मान लो 10 प्लांट है, तो मान लो एक प्लांट को ड्राउट में कुछ इफेक्ट कर गया तो दूसरा वाला सर्वाइव कर जाएगा। तो जितना स्पीसी डाइवर्सिटी होगा, वेरिएशन इन टोटल बायोमास उतना कम होगा, इसीलिए हम प्रमोट करते हैं स्पीसी डाइवर्सिटी, ठीक है। इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट्स टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड इसेंशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ भी और इकोसिस्टम हेल्थ, ठीक है। क्यों हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़्यादा स्पीसी डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, तभी हम क्यों परेशान हो जाते हैं कि कोई स्पीसीज तुम्हारा एक्सटिंक्ट होने लगती है, तो हम क्यों परेशान होते हैं, क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल हमको भी उतना ही नुकसान देगा। इसी को एक्सप्लेन किया गया था एक हाइपोथेसिस से जिसका नाम था रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, ठीक है। कौन थे, एक इकोलॉजिस्ट थे स्टैनफोर्ड के जिसका नाम था पॉल एलरिक्स। तो इन्होंने क्या बोला भैया कि देखो हवाई जहाज देखो, ठीक है। अगर हम इस हवाई जहाज को इकोसिस्टम मानते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली हवाई जहाज क्या चीज़ से जुड़ा हुआ, नट से, है ना, नट है ना, नस पेचकस से कस के जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इट इज ज्वाइंड बाय मैनी रिवर्ट्स, ठीक है। रिवर्ट्स को स्पीसीज मान लो। अब मान लो कि एक पैसेंजर है, वो क्या है, रोज एक रिवेट निकाल दे रहा है ना, रिवेट निकाल दे रहा है, नट खोलते जा रहा है, धीरे 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 धीरे, इमीडिएटली तो कोई इफेक्ट नहीं होगा हवाई जहाज को। अब मान लो एक पूरा बड़ा सा इंडिगो का जहाज जा रहा है, उसमें तुमने एक नट उखाड़ लिया, क्या हो जाएगा, कुछ खास होगा नहीं, है ना। तो इसको अगर हम नट निकालने को या रिवेट निकालने को एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज माने, तो इनिशियली तो एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गया तो तुम्हें कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा है, बट धीरे 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 जैसे जैसे रिवर्ट्स निकलते जाएंगे या जैसे जैसे स्पीसीज एक्सटिंक्ट होते जाएंगे, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है तुम्हारे हवाई जहाज का कमजोर होता जा रहा है, उसके नट खोलते जा रहे खड़खड़ करेगा, है ना, कमजोर होता जाएगा। तो लॉस ऑफ रिवर्ट्स से क्या होगा कि तुम्हारा इकोसिस्टम का हेल्थ कमजोर होगा, प्लेन का हेल्थ जो है वो कमजोर होगा, उसकी ताकत जो है वो कम होगी। अच्छा, अब ये भी डिपेंड करता है रिवर्ट्स कहाँ से निकाल लो। मान लो इंजन का एक नट खोल दिए तुम, तो प्लेन को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अब मान लो कि कहीं और पीछे से सीट का एक नट खोलो, तो उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट कर रहा है, ठीक है। तो लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन विंग्स, जैसे जिसको की स्पीसीज कहते हैं, उससे क्या हो सकता है, ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है इकोसिस्टम। तो सिंपल सा ये बात कह रहा है कि देखो भैया कि इकोसिस्टम में बहुत सारा स्पीसीज है, ठीक है। तो इकोसिस्टम को उसने हवाई जहाज से कंपेयर कर दिया और स्पीसीज को रिवेट से, नट से कंपेयर कर दिया, ठीक है। और हम लोग को कि हम इकोसिस्टम का नुकसान करना है, तो अब मान लो कोई पैसेंजर आया, वो रिवेट्स को उठाता गया,
तो दो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। पहला तो जैसे जैसे हम रिवेट्स हटाते जा रहे हैं या जैसे जैसे स्पीसीज कम होता जा रहा है, प्लेन का हेल्थ दैट इज इकोसिस्टम का हेल्थ कमजोर होता जा रहा है। बट इस पे भी वेरी कर रहा है कि कहाँ से हम रिवेट हटा रहे हैं। लेट्स से कि हमने पंख का रिवेट हटा दिया या इंजन का रिवेट हटा दिया, तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा आपके इकोसिस्टम को। ठीक है, तो ये किसने दिया था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस तुम्हारा पॉल एलरिक ने दिया था। कौन है ये सर? ये स्टैनफोर्ड के इकोलॉजिस्ट है। ठीक है, अब आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो भैया IUCN का एक रेड डेटा लिस्ट है। रेड डेटा लिस्ट मतलब कि कौन कौन से स्पीसीज डिस्टिंक्ट हुए, कौन कौन से क्रिटिकल इंजेंडर है, कौन से स्टेज पे कौन सा स्पीसीज है, उसके बारे में बात करता है। तो क्या बोल रहा है? 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, कब? लास्ट 500 साल में। सोचो, जिसमें 338 वर्टिब्रेट था, 359 इनवर्टिब्रेट था एंड 87 प्लांट्स था। कौन कौन सा एक्सटिंक्ट स्पीसीज हुआ सर? डोडो मॉरिशस में पहला, डोडो। ठीक है, दूसरा क्वागा अफ्रीका में, साइलिन ऑस्ट्रेलिया में, स्टेलर की कॉव सी कॉव रशिया में, एंड 3 स्पीसीज ऑफ सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, बाली, जवान और कैस्पियन। ठीक है, तो ये ताजा ताजा एक्सटिंक्ट हुए हैं। सब का नाम तुमको याद रखना है, कौन से कंट्री का है वो भी याद रखना है। डोडो बर्ड था, मॉरिशस में एक्सटिंक्ट हो गया। क्वागा अफ्रीका में एक्सटिंक्ट हुआ। थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सीकॉ तुम्हारा क्या है? सीकॉ, और यहाँ पे रशिया में। तो ऐसे याद कर कैसे रखोगे? मॉरिशस डोडो याद ही रहेगा। ठीक है, क्वागा सुन के लगता है अफ्रीकन नाम, उसके हिसाब से धीरे धीरे विजुलाइज करो, याद हो जाएगा। ठीक है, तो डोडो, क्वागा, थाइलासीन और स्टेलर सीकॉ। ठीक, अच्छा। 27 स्पीशीज पिछले 20 साल में डिसअपियर हुए। ठीक है, 15,500 स्पीशीज अभी थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं, जिसमें 12% बर्ड है, 23% मैमल है, 32% एम्फीबियन है, 31% जिम्नोस्पर्म स्पीसीज है। अब ये एम्फीबियन और जिम्नोस्पर्म्स क्यों ज़्यादा थ्रेट एक्सटिंक्ट करते हैं? क्योंकि अगेन एम्फीबियन और जिम्नोस्पर्म्स को अपने जैसा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, और क्या हो रहा है, धीरे धीरे सूखा पड़ रहा है, पानी कम हो जा रहा है, तो उसके कारण एम्फीबियंस और जिम्नोस्पर्म्स को दिक्कत आ रही है। ठीक, अगर करंट एक्सटिंक्शन रेट चलेगा तो अगले साल 100 साल में लगभग 50% स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर जाएगा, अगर करंट एक्सटिंक्शन रेट से हम काम चले। इसलिए हम स्पीशीज को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आइए सर, तो क्या होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन हुआ, बिल्कुल। इन्वायरमेंटल परमिटेशन हुआ, कि मतलब ज़्यादा तुम्हारा एबायोटिक स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ठीक है, और इकोसिस्टम में वेरिएशन भी बढ़ जाएगा। मैंने वही बोला कि तुम्हारा प्रोडक्टिविटी साइकिल कम हो जाएगा। अभी तुम देखो ना, वेदर कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, डिजीज़ नए नए आ जा रहे हैं। तो जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, लेट्स से कि गैम्बूजिया फिश ख़त्म हो गई, तो मच्छर की आबादी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो इसीलिए लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हमें भी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। ठीक, क्यों होता है बायोडाइवर्सिटी का लॉस? अब ये वाला जो सेकंड पार्ट है, इससे सबसे ज़्यादा सवाल आता है, तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यों होता है सर बायोडाइवर्सिटी का लॉस? इसको हम कहते हैं एविल क्वार्टेट। 4 कारण है, इसलिए क्वार्टेट। ईविल मतलब नुकसान कर रहा है, तो इसलिए एविल क्वार्टेट करते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का, डेट इज क्या सर? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। अब किसी का तुम घर ही तोड़ दो तो बेचारा क्या करेगा, वो कहाँ जिएगा, क्या करेगा, तो मर ही जाएगा। तो यही होता है कि मान लो कि हम जंगल काट देते हैं या जंगल को छोटा कर देते हैं, तो जो जंगल में जानवर रह रहा है उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो कवर था वो 14% था, अब से 6% रह गया। तो सोचो, रेन फॉरेस्ट कट हो गया। तो हैबिटेट लॉस होने से क्या हो रहा है कि जो उनके रहने का जगह है वो कम हो जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है, तो उससे एक्सटिंक्शन के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज जो हो गया दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। हम उसका घर छीन रहे हैं,
तो उसके कारण वो एक्सटिंक्ट हो जा रहा है। क्यों हो रहा है भैया? कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट को हम यूज़ कर रहे हैं सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, तो जंगल काट रहे हैं वहाँ पे, फॉरेस्ट कवर कम कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आएगी ही। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम जो आता है दैट इज ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अब ज़रूरत से ज़्यादा तुम यूज़ कर दो तो यही दिक्कत होगा। तो स्टेलर सी का इसका एक्सप्लॉइटेशन रशिया में खूब होता था। पैसेंजर पिजन का इंडिया में खूब एक्सप्लॉइटेशन होता था। क्या करता था? चिट्ठी लाता था, है ना, तो अब बेचारे चिट्ठी लाने के चक्कर में बेचारा आत्महत्या कर लिया, है ना, धीरे धीरे उसको कुछ और करने का टाइम नहीं मिला, और ड्यू टू दिस ओवर एक्सप्लॉइटेशन तुम्हारा क्या हुआ? पैसेंजर पिजन और स्टेलर सीकॉ एक्सटिंक्ट हो गया। तो पहला लॉ था हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, और दूसरा हो गया तुम्हारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तीसरा की बात करेंगे दैट इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अब मान लो मैं अपने घर में बड़ा खुशी खुशी रह रहा था, ठीक है, अब वहाँ पे कोई मुस्टंडा आ गया और मेरा जीना हराम कर दिया, तो इसको हम कहते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। कोई बाहर से आके मेरे हैबिटेट को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जो उसका इंडिजिनस स्पीसीज वहाँ पे वो एक्सटिंक्ट कर जाएगा। जैसे नाइल पर्च इंट्रोड्यूस हुआ लेक विक्टोरिया में, तो 200 स्पीसीज ऑफ किकलिड फिश एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, पार्थिनियम जो कैरेट ग्रास है, नेटिव स्पीसीज को नुकसान पहुंचाता है, जो वीट के साथ कंटामिनेंट में आया था। ठीक है, और एक कैटफिश है जिसका नाम है क्लैरियास गैरापिनस, इसके चक्कर में जो इंडियन कैटफिश है उसको दिक्कत हो रहा है। तो क्या हुआ कि अफ्रीकन कैटफिश को लाके डाला गया इंडियन पानी में, अब वो बड़े मुस्टंडे से हैं, यहाँ पे इंडिजिनस जो हमारे कैटफिशेस हैं वो फिर एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट हो गए। तो दूसरे स्पीसीज के आने से जो पहला स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अगला पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं को एक्सटिंक्शन। मतलब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुआ तो दूसरा उसके कारण हो गया क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट था। जैसे हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, तो जैसे अगर मान लो कि होस्ट चला गया तो उसका पैरासाइट भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो जो 7 स्पीसीज जा रहे हैं वो साथ रह रहे हैं, वो एक दूसरे के बिना एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो उसको को एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो ये 4 एवल कॉटेड है। क्या क्या सर? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, तुम्हारा ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कितना सवाल आया तुमको दिख रहा होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन सर, देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ रीजंस फॉर कंजर्वेशन। क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए? तो सबसे पहला कि भैया नैरो, अगर तुम सोच छोटे सोच के इंसान हो तो तुम अपना भाईला देखोगे, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने से तुम्हें बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है सर? नेचर से तुमको तुमको सामान मिल रहा है, खाना मिल रहा है, फूड मिल रहा है ना, फायरवुड मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स मिल रहा है, तो सब कुछ तुमको कहाँ से मिल रहा है? जंगल से तो मिल रहा है। तो इसीलिए आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करके रखनी चाहिए। ठीक, अच्छा, 25% जो ड्रग होता है वो प्लांट से डिराइव है, तो तुम सोचो दवाई भी तुमको मिल रही है। ठीक है, 25,000 स्पीशीज में मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हम एक साइंस की बात करते हैं जिसको कहते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। मतलब बायो रिसोर्सेज को हम अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसको बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट में क्या क्या आ गया भैया? कि हमारा काम होता है बायोडाइवर्सिटी से, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। अगर मैं छोटी सोच भी रखूँ, तुम्हारा इमीडिएट भला हो रहा है यहाँ पे। ब्रॉड यूटिलिटेरियन की बात करें तो भैया देखो, हमको ऑक्सीजन मिलता है पेड़ से। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है इकट्ठे 20% ऑक्सीजन अर्थ का अकेले दे रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है सोचो। पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन होता है तो उनको फूल फ्रूट देखने को मिलता है। और तुम सोचो ना, कहीं फूल पत्ती रहता है, फूल वगैरह, गमला रहता है, प्लांट रहता है, हरियाली रहता है, तुमको दिखने में अच्छा लगता है, तो उसको हम एस्थेटिक प्लेजर कहते हैं। तो इसलिए वो ब्रॉड यूटिलिटेरियन का आर्ग्यूमेंट हो गया। ठीक है, तीसरा आर्ग्यूमेंट है कि एथिकल आर्ग्यूमेंट, कि भैया कि तुम्हारे पिताजी का तो अकेले प्लानट है नहीं कि तुम उसकी धज्जी उड़ाओ, है ना, सब लोग यहाँ रह रहे हैं, तुम भी रह रहे हो, हम भी रह रहे हैं, तो एवरी स्पीसीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, जियो और जीने दो, है ना, सब कुछ पे खुद का कब्जा मत करो। तो ये एथिकल आर्ग्यूमेंट है कि भैया हमें नेचर के हिसाब से बाकी स्पीसीज के साथ रहना चाहिए और दूसरे स्पीसीज को कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, अब बात करेंगे कि ठीक है भैया हमने ज्ञान तो बहुत दे दिया, अब हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं? हमने ही सत्यानाश किया, तो हमारा कर्तव्य है इसको कंजर्व करना। तो अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगेन ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के हिसाब से। क्या है सर? बात करते हैं।
तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करें, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करते हैं, क्या सर कैसा तरह का कंजर्वेशन था सर? दो तरह का कंजर्वेशन था। पहले वाले को हम कहते थे इन सीटू कंजर्वेशन, और दूसरे वाले को हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। क्या मतलब है इन सीटू और क्या मतलब है एक्स सीटू? क्या मतलब है इन सीटू और क्या मतलब है एक्स सीटू कंजर्वेशन का? इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब हो बेटा, उसके नेचुरल हैबिटेट में अगर हम किसी को कंजर्व कर रहे हैं, मतलब उसके नेचुरल हैबिटेट में, तो उसको हम इन सिटू कहते हैं। उसके जगह पे क्या क्या हो जाएगा सर इसमें? जैसे नेशनल पार्क है हमारा, ठीक है, अभी डेटा पे बात करेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, है ना। फिर तुम्हारा हॉटस्पॉट हो गया, फिर तुम्हारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो जहां भी उसके हैबिटेट में हम रख रहे हैं उसको, तो क्या है, इस तरह के कंजर्वेशन को इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब नेशनल पार्क में तुम देखोगे शेर आराम से जी रहा है, बट उस शेर को कोई खाना जाके नहीं दे रहा, उस शेर का बस हमने हिफाजत कर दिया कि भैया यहाँ पे इंसान जाके उसका शिकार नहीं करे। तो उस तरह को कंजर्वेशन को हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक्स सिटू मतलब कि उसके नेचुरल हैबिटेट से उसको बाहर निकाल दो। जैसे जू में, तो जूलॉजिकल पार्क हो गया, तो भैया वो नहीं रह सकता अपने नेचुरल हैबिटेट में, तो हमको कहीं और जाके उसको रखना पड़ेगा। बोटानिकल गार्डन हो गया, ठीक है। अब तुम जैसे थाईलैंड वाइलैंड जाओगे या कहीं और जगह जाओगे, तो वहाँ क्या है, शेर देखोगे एक सफारी पार्क में घूम रहा है, तो उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, जहाँ पे शेर तुमको गले लगाएगा, है ना। तो ये उसका नेचुरल हैबिटेट तो नहीं है, वो तुमको शेर गले गले थोड़ी लगा रहा है, वो तो हमने ट्रेन किया उसको, तो उसको हम वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क कहते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक्स-सिटू कंजर्वेशन में आ गया। तो अगर उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको रोक रहे हैं तो इन सिटू है, बाहर रख रहे हैं तो एक्स सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन में देखो, तो इट इज द कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन इस नेचुरल और होममेड इकोसिस्टम, विद इन नेचुरल और होममेड इकोसिस्टम, ठीक है। जैसे प्रोटेक्टेड एरिया सच एज नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, कल्चरल लैंडस्केप एक्सेट्रा, ठीक। एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या हुआ भैया, कि नेचुरल एरिया में तो नहीं जी सकता उसको, तो उसके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकालते हैं, स्पेशल सेटिंग में रखते हैं। जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, बोटानिकल गार्डन हो गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गया। क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक मतलब समझते हो, लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे उसको बचा के, ताकि जब हम चाहें उसको फिर से प्लांट को डाल सकें, ठीक है। और सीड बैंक्स, ठीक है सर। तो ये एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गया, ठीक। अब देखो इन सीटू का पहला नेशनल पार्क, ठीक है। तो इट इज स्ट्रिक्टली प्रिजर्व्ड बाय वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल प्राइवेट ओनरशिप, कल्टीवेशन, गेजिंग इज प्रोहिबिटेड। तो नेशनल पार्क ऐसी जगह होती है जहाँ पे कुछ भी इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली क्या होता है, तीन रीजन कहते हैं। ये पहला बाहर वाला रीजन है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन रीजन, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होता है। फिर उसके बाद बीच वाला जो रीजन होता है, इसको हम कहते हैं बफर रीजन, जहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, बहुत लिमिटेड। और सबसे अंदर वाला होता है, इसको हम कहते हैं कोर रीजन, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। तो नेशनल पार्क तुम्हारा कोर रीजन में होता है, जहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता है, ठीक है। नाम नेशनल पार्क के तुम्हारे आते नहीं है, तो अब मैं उसको नहीं बताता हूँ, क्योंकि बहुत पहले जब सवाल करोगे पुराने सवाल, तो उसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पूछते थे, अब नहीं आता। तो ये वाला पार्ट भी मैं काट ही देता हूँ, तुमको याद नहीं करना। अभी हमारा एग्जाम का टाइम है, तो हमें बिल्कुल फोकस होकर जो काम की चीज़ है सिर्फ उस पर फोकस रखना है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, तो प्रोटेक्शन इज गिवन टू एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ टिम्बर, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड प्राइवेट ओनरशिप आर अलाउड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म द एनिमल। तो यहाँ पे ये है कि लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, तो ये कहाँ पे आ गया, ये बफर जोन में आ गया, है ना, बफर जोन में आ गया। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्शन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एनिमल को दिया जाता है, प्लांट के हिसाब से हम थोड़ा बहुत चीज़ें
निकाल सकते हैं, प्लांट के हिसाब से हम थोड़ा बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व की बात करेंगे तो क्या है भैया, एरिया ऑफ लैंड और कोस्टल सिस्टम फॉर कंजर्वेशन ऑफ सस्टेनेबल यूज, इसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, अच्छा सेक्रेड ग्रुप्स की बात करेंगे। सेक्रेड ग्रुप्स मतलब क्या हुआ सर, सेक्रेड ग्रुप्स ऐसी जगह जिसको हम होली मानते हैं, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ते। तो भैया क्या हो गया सेक्रेड ग्रुप, सेक्रेड ग्रुप में आ गया तुम्हारा खासी जैंतिया हिल तुम्हारा मेघालय का, अरावली फॉरेस्ट हो गया तुम्हारा राजस्थान का, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, और सरगुजा चंदा और बस्तर डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा जो है एमपी का है। ये सारे सेक्रेड ग्रुप्स में आते हैं। ठीक है, इंडिया के पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 नेशनल पार्क है एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सारे डेटा पे सवाल आया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बढ़िया। हॉटस्पॉट की बात करते हैं, ये भी तुम्हारा क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा जगह जहाँ पे स्पीसीज रिचनेस बहुत ज़्यादा है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म शो कर रहा है, मतलब उसी जगह पे वो स्पीसीज रिचनेस है, तो इसको हॉटस्पॉट कहते हैं। 34 हॉटस्पॉट है दुनिया में, इसमें से 3 इंडिया में पाया जाता है। कौन कौन सा सर, देखो वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालयास। तो ये तुम्हारा 3 हॉटस्पॉट जो है जो इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो 34 दुनिया में, इंडिया में 3 हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट में क्या है, स्पीशी डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है सर, इंटरनेशनल एफर्ट क्या क्या लिया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए, तो सबसे पहले है सर अर्थ समिट। अर्थ समिट क्या है सर, 1992 में रियो में हुआ था। क्या था, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी करना है और बेनिफिट को शेयर करना है। उसके बाद 2002 में जोहान्सबर्ग में वर्ल्ड समिट हुआ अफ्रीका में। इसमें क्या था कि करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करना है और इसमें 190 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। काम की चीज़ भैया सिंपल, कि अर्थ समिट 1992 रियो, वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट समिट्स होते हैं। इसके जो पीवाईक्यू है बेटा वो बिल्कुल डायरेक्ट पीवाईक्यू है, तुम करोगे, तुम सारे पीवाईक्यू टैग दिए, तुम करोगे तुमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे फोकस सिर्फ और सिर्फ डेटा पे रखना। एक्सीटू इंसिटू कंजर्वेशन पे सवाल आता है, हॉटस्पॉट पे सवाल आता है, डेविड टिलमैन पे सवाल आया है, रॉबर्ट मे पे सवाल आया है, एडवर्ड विल्सन पे सवाल आया है, और जो ग्राफ्स तुमने देखे थे उस पे सवाल आया। तो फटाफट चैप्टर को तुरंत कंप्लीट करो, आज ही इसके पीवाईक्यू सॉल्व करो और डन कर दो। थैंक यू।